हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें जान ली थी अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक्स देख लिए थे। एक हमारा टॉपिक टारगेट से छूट गया था, वो था कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले। और इस बार आज के लिए जो टॉपिक था वो था केमिकल इक्वेशंस के बारे में। लास्ट वीक वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं वीडियो को, तो मुझे लगा कि सबसे पहले आप लोग पहली वीडियो को देख लें तभी मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूं। अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं बनता है, क्योंकि सब चीज़ में एफर्ट्स लगते हैं, है ना। बिना एफर्ट्स के कोई चीज़ नहीं हो जाती और ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस वीडियो को देखें। अगर आपका ऐसा लग रहा है आपको कि देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट मोमेंट पर ही पढ़ लेंगे, तो मेरा यकीन मानना आपको डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि चीज़ें पता है क्या है, लोग जो है ना, जो उन्हें चीज़ आसानी से मिल रही हो, वो उसे फ़ॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं, पूछो उन लोगों से जो कि कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन्स ले रहे हैं और वहाँ पर ही 2000 रुपीज़ पर मंथ स्पेयर कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। और आपको वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। अगर इसी इसी को बैच को पेड बैच कर दिया जाता, तो आप खुशी-खुशी पढ़ लेते हैं उसे। लेकिन क्योंकि फ्री है, तो आप उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अगर ऐसा ही है, तो आपकी मर्ज़ी है। जिनको पढ़ना है एटलीस्ट वो तो पढ़ लें, ठीक है? तो इस बैच में हम लोग, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा थ्योरी का। ये है आपका क्यूआर कोड, स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिए। किसी भी बच्चे ने लास्ट क्लास में मैंने बताने के बाद भी क्यूआर कोड से टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया। अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए लॉस है। सारे नोट्स और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी, ठीक है? ये है वीडियो का आपको लाइक और शेयर करने का ऑप्शन। इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वीडियो देखने से पहले मैं रुका हुआ हूँ 10 सेकंड, सब्सक्राइब कर लो। एक बटन आपको प्रेस करना है, इस बटन को प्रेस करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इस बेल आइकन को हिट कर देना है, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन 30 मिनट पहले आ जाए करे लेक्चर की और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है? ये लास्ट क्लास का रिकैप है। मैंने जानबूझ के यही वाली स्लाइड्स आपके लिए ऐड करी हैं ताकि आपको एक रिकैप मिल सके लास्ट क्लास से, क्योंकि गैप काफ़ी हो गया है। हमने बेसिक डिस्कस कर लिया था एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के बारे में। सिलेबस में अगर मैं बात करूँ, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में हम लोगों को यहाँ तक का पार्ट करना है, नेम्स एंड फॉर्मूले। इसमें हमारा ये फॉर्मूले वाला टॉपिक छूट गया था लास्ट क्लास के हिसाब से। आज हम ये वाला लास्ट टॉपिक करेंगे इसका, और ये जो हमने टारगेट बनाया था इस चैप्टर को वाइंड अप करने का, यहाँ से लेकर लास्ट तक का, ये आज हम ये टारगेट भी फुलफिल करने वाले हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, तब उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे, जिसमें मैं आपको 4 टू 5 बुक्स के क्वेश्चंस कराऊँगा। तो इसके लिए तैयार होना, चैप्टर पढ़ के आना। ऐसा मत करना कि कुछ कथा या कोई स्टोरी चल रही है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बैठ के देखते रहो। आपको साथ में ही वीडियो पॉज़ करनी है और सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, या फिर आप खुद करके लाएँगे और मैं आपको भेज दूँगा, आप खुद करके लाएँगे और आंसर को टैली कर लेंगे, ठीक है? ये मोनोएटॉमिक, डायटोमिक वगैरह का हो गया था। मैंने आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो बर्ज़िलियस का और डाल्टन का बता ही दिया था। वाइटल फ़ोर्स थ्योरी के बारे में बताया था। हम लोगों ने किस तरीके से लैटिन नेम्स यूज़ हुए नोमेनक्लेचर में और आईयूपीएसी का क्या रोल आया, वो देख लिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद सिंबल्स देख लिए थे एलिमेंट्स के हिसाब से। मैंने आपको ऑक्टेट रूल और डिप्लेट रूल बता दिया था, डाइवैलेंट, और उसके बाद मैंने आपको आयन्स के बारे में बता दिया था, पॉजिटिव चार्ज आपके केटायन्स और एनायन्स के बारे में बता दिया था, बॉन्ड्स के बारे में बता दिया था, मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है, ये बता दिया था। आज हम लोग उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टॉपिक वैलेंसी कर लिया था, वेरिएबल वैलेंसी कर लिया था, जिसमें मैंने आपको फेरस और फेरिक, मर्क्यूरियस मर्क्यूरी इस तरह से बता दिया था। रेडिकल्स के बारे में बता दिया था। आज हमें, और मैंने आपको बताया था कि आपको याद करना है, और अगर आपसे ना हो सके तो इतना तो याद कर ही लेना जितना मैंने मार्क किया है, ठीक है? आज इसी टॉपिक का आपका टेस्ट है, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो हम केमिकल फॉर्मूले नहीं लिख पाएँगे। बार-बार मैं टेबल जो है दिखाता रहूँगा आपको। अब आपकी ड्यूटी है कि आपको इससे फ़ॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है? स्टार्ट करेंगे केमिकल फ़ॉर्मूले से, ठीक है? और हम लोग जानेंगे किस तरीके से हमें करना है। तो देखो, सबसे पहले आते हैं, हेडिंग डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, केमिकल फ़ॉर्मूले, ठीक है? केमिकल फ़ॉर्मूले।
बुक में काफ़ी चीज़ें दे रखी होती हैं, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, कुछ नहीं करना आपको। मैंने आपसे बोला कैल्शियम क्लोराइड का फ़ॉर्मूला बताइए। अब कुछ लोग इसे कैल्शियम भी बोल देते हैं, कुछ लोग कैल्स और जबकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है कैल्शियम। आपको जो बोल रहा है आप बोलिए, ये इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और बोला राइट द फॉर्मूले ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। कैल्शियम क्लोराइड क्या करोगे? अब इसके लिए मुझे इस वाली टेबल की एप्लीकेशन आएगी। किस टेबल की? ये हो गए मेरे एनायनिक वाली। इसमें मेरे को क्या पता चलेगा? इसमें मेरे को पता चलेगा क्लोराइड के बारे में। ये रहा क्लोराइड। क्या पता चलेगा मेरे को कि ये Cl नेगेटिव सिंगल नेगेटिव होता है, ये मोनोवेलेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन आई किसकी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले की। इसमें मुझे क्या पता चलेगा? इसमें मुझे पता चलेगा पॉजिटिव में कैल्शियम जो होता है वो 2 पॉजिटिव होता है, डाइवेलेंट होता है वो। दोनों की एप्लीकेशन आई। अगर आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, तभी मैंने लेक्चर रोका था, वरना मैं लेक्चर रुकता नहीं, लास्ट सेशन में खत्म करा देता। तो मुझे इससे पता चल गया कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है। क्लोराइड कैसा होता है? सिंगल नेगेटिव होता है, सिंगल नेगेटिव होता है, और ये 2 पॉजिटिव होता है। कुछ मत करो, क्रिस क्रॉस कर दो। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है? किस चीज को क्रिस क्रॉस करना है? ये जो ऊपर इसके क्या है? क्या है ये ऊपर? ये इसका चार्ज है। इसके चार्ज को आपको क्रिस क्रॉस करना है, इग्नोरिंग द नेचर ऑफ द चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करके इसके चार्ज के नेचर को क्रिस क्रॉस करना है। सी ए ये रहा, सी एल ये रहा। इसके पास कितना चार्ज है? -1 है। माइनस इग्नोर कर दो, 1 लिख दो यहाँ पे, 1 ये रहा। इसके पास 2 पॉजिटिव है, प्लस को इग्नोर कर दो, 2 लिख दो यहाँ। 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। CaCl, तो ये हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड। बुक में अलग अलग मेथड है, वो बुक में बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड होता है। उसके अंदर आपको सिंबल्स लिखो, फिर बेसिक रेडिकल को लिखो, फिर एसिड रेडिकल को लिखो, फिर उसके बाद क्रिस क्रॉस करो, वैलेंसी को इग्नोर करो, ये करो वो करो, SCF से डिवाइड करो और इंटरचेंज करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इस सब चीज़ों में नहीं फंसना है। सिर्फ जितना बताया उतनी बात का ध्यान रखो। लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल आम आदमी की भाषा में बता रहा हूँ, समझ लो। ठीक है, एक एक और पर जाते हैं। अब आपको लिखना है किसका? आपको लिखना है अब सोडियम नाइट्रेट का। अकॉर्डिंग टू द टेबल सोडियम कहाँ पे है? ये रहा सिंगल पॉजिटिव में, 7th नंबर पे। और नाइट्रेट में ये रही टेबल। देखो नाइट्रेट कहाँ पे है, कहाँ पे है नाइट्रेट? इसमें होगा। ये देखो, ये रहा नाइट्रेट। ठीक है, क्या करना है? कुछ नहीं करना, जाओ उसमें वापस। Na+1 और NO3 नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव, -1। अब ये याद रखना, ये O पर नेगेटिव नहीं लगा हुआ है। ये पूरा जो होता है NO3 इकट्ठा नाइट्रेट ग्रुप होता है। इसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मत मान लेना, ये इकट्ठा नाइट्रेट ग्रुप होता है। क्या करना है? इसके चार्ज को क्रिस क्रॉस करना है। NaNO3, इसके नेचर को इग्नोर कर दिया तो माइनस को इग्नोर करके ये भी 1, ये भी 1, दोनों 1 1 है। दोनों का 1 1 मैंने बोला था इनसिग्निफिकेंट होता है, इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? NaNO3। इसे कहते हैं हम सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, कितना चार्ज है? चार्ज बेसिकली किससे आता है? पहली बात तो ये जान लो, चार्ज आता है वैलेंसी से। हमने लास्ट क्लास में जाना था। चार्ज किससे आता है? वैलेंसी से। क्लोरीन है तो ये 287 होती है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो इसी का तो चार्ज बना। क्यों बना? क्योंकि इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिया अपना ऑक्सीड पूरा करने के लिए और Cl नेगेटिव बनाया। तो चाहे तुम इसे वैलेंसी के अकॉर्डिंग करो, चाहे तुम इसे चार्ज के अकॉर्डिंग करो, बात वही पड़ेगी। तुम्हें जो कन्वीनियंट हो वो ले सकते हो। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक टसा कर लें। अब कर लेते हैं पोटेशियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट।
आ दोगे तो तोते उड़ गए होंगे। के सिंगल पॉजिटिव का 1 होता है। डाइक्रोमेट जो होता है क्या होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये होता है। देखो ये रहा के पॉजिटिव, और इसमें देखो डाइक्रोमेट, कहाँ है डाइक्रोमेट? अच्छा मैंने आपको यहाँ बता दिया था ना डाइक्रोमेट, इस टेबल में नहीं दे रखा था डाइक्रोमेट, मैंने आपको ये बता दिया था। देखो ये रहा डाइक्रोमेट, अच्छा दे तो रखा है, ये रहा डाइक्रोमेट दे तो रखा है, ये रहा, ठीक है डाइक्रोमेट ये रहा। कुछ नहीं है, लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, बस करो क्रिस क्रॉस चलाओ, के Cr2O7। अब क्या करना है, ये क्रिस क्रॉस चलाया चार्ज का, तो 2 बिना इग्नोर करके 2 इधर 1 इधर, तो करो 2 इधर आएगा तो K2 हो गया, और Cr2O7 पूरे पर 1 आएगा। और मैंने बोला 1 इनसिग्निफिकेंट होता है, 1 को इग्नोर कर सकते हैं, तो 1 को इस तरह से इग्नोर कर दिया। क्या आंसर आ गया, K2 Cr2O7। तो चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है, थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, बट क्या चीज़ है कि आपको उसकी बेस पता होना चाहिए, और बेस आपका पिछली क्लास में कवर हो चुका है। मैंने आपको बोला था कि इस सबको याद कर लो। अगर आपको ये टेबल याद है और ये टेबल याद है, इन दोनों टेबल से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। एक मेरे पास टेबल बनी हुई है, ये देखो ये वाली टेबल, इसमें किस तरीके से किया हुआ है उसे एक बार जान लेते हैं। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो ये 2 पॉजिटिव होता है, ये 1 नेगेटिव होता है। क्रॉस क्रॉस किया तो 1 इसका यहाँ चला गया, 2 इसका यहाँ आ गया, इग्नोर करके, क्या इग्नोर करके, नेचर ऑफ द चार्ज इग्नोर करके आ गया। 1 इनसिग्निफिकेंट होता है तो 1 को इग्नोर कर दिया, MgCl2 आ गया। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, क्रिस क्रॉस किया 2 और 2 आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल एक रेशियो आता है ना, आई थिंक मैथ्स में भी होता है ना, सिंपलेस्ट रेशियो में उन्हें काटना पीटना होता है आपको फ्रैक्शंस को। तो क्या करते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को। 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड बाई 2 किया तो क्या हो जाएगा, दोनों 2 जो है कट जाएंगे, 2 इंटू 1 इज 2, तो ये भी 2 से कट गया तो ये भी 1 आ गया, और ये भी 1 आ गया। दोनों को डिवाइड कर दिया और 1 और 1 इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, तो क्या हो गया आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड का ये आंसर आ गया, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये 3 पॉजिटिव होता है, और ये OH जो होता है ना 1 नेगेटिव होता है। अगेन टेबल में दे रखा है ये, क्रॉस क्रॉस किया तो 1 तो यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम के पास, और 3 पहुंच जाएगा। अब 3 जो है ना वो H के साथ नहीं आएगा, OH पूरे पर 3 आएगा, और ये 1 इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो 1 को इग्नोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा AlOH होल थ्राइस, इसे बोलते हैं होल थ्राइस, ट्वाइस, ठीक है। क्या बोलते हैं ऐसे, AlOH होल थ्राइस, पूरे पर थ्राइस का थ्राइस, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है, तो फॉस्फोरस जो होता है वो 3 पॉजिटिव, ये O2 नेगेटिव, क्या हो गया P2O3। इस तरह से फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी होता है, P2O5, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम ये रहा, और मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है, AlO2 सिंगल नेगेटिव, और ये AlO2 पर ये नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसे क्रॉस क्रॉस करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव है वो इसका 1 यहाँ आएगा, इसका नेगेटिव है इसका 1 यहाँ आएगा, और 1 और 1 इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये NaLO2 बन जाएगा। और ये मेटा एल्यूमिनेट तो ये रहा, AlO2 नेगेटिव, सोडियम एल्यूमिनेट क्या होगा, AlO3 3 नेगेटिव, जो ये क्या हो जाएगा Na। अब ये 3 जो है वो इसके पास जाएगा इस तरीके से क्रॉस होके, ये 1 जो है इसके पास जाएगा क्रॉस होके, तो क्या हो जाएगा Na, इसका 1 ये रहा, Na का ये जो 1 है ना ये यहाँ आया, इसका जो 3 है वो यहाँ आया, ये क्या हो गया Na3 और AlO3, और इसका 1 इनसिग्निफिकेंट होगा तो 1 छुप जाएगा, तो Na3 AlO3 ये हो जाएगा। अब ऐसा मत कर देना, कुछ कमाल के लोग क्या कर देंगे, इस 3 को 3 से काट देंगे, ये नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि AlO3 जो है ना ये पूरा एक रेडिकल है, ये AlO3 पूरा एक अपने आप में एक जो है रेडिकल है। अगर इसके ब्रैकेट्स में लगा होता तो आप कर सकते थे। देखो जैसे ये रहा आपका AlO3 रेडिकल दिखाऊं मैं आपको, तो देखो आपका यहाँ होगा AlO2 ये रहा, AlO3 3 नेगेटिव में है ना, ये देखो ये रहा,
ठीक है, तो ये रहा आपका रेडिकल, ये वाला AlO3 3 नेगेटिव रेडिकल अपने आप में ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक मिनट यार, स्लाइड्स तो क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट में मूव करें, अब कुछ प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको कुछ 8 से 10 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लो इसकी, है ना। के बारे में फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन लिखो, पोटेशियम या पोटेशियम आयोडाइड। 10 क्वेश्चन दे देता हूँ, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। पोटेशियम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम सल्फेट, गर्मी बहुत हो रही है यार। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ट्राइड है ये आइड है, ठीक है, याद रखना। लेड टू नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है, अगेन आइड है ये। कॉपर वन ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, फेरिक ऑक्साइड। इतना करो, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 12 क्वेश्चन है तुम्हारे पास। 12 क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट है, इन्हें करो, करना शुरू करो जल्दी, मैं उन्हें डिस्कस करूँगा। अगर वीडियो को छोटा करने के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर दूंगा, मतलब क्या कहते हैं, तो वीडियो को पॉज कर लेना और सॉल्व कर लेना, फिर चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इतना टाइम है नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है ना ये। लाइव होती तो मैं वेट कर लेता, तो वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सॉल्व कर लो, और फिर जब मैं सॉल्व कराऊँ तो कर लेना, ठीक है, पॉज कर लो, स्क्रीन शॉट लेकर सॉल्व कर लेना आराम से, और फिर वीडियो को अगेन अनपॉज कर लेना। चलो देखो, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम क्या होता है, के सिंगल पॉजिटिव, आयोडाइड क्या होता है, आई सिंगल नेगेटिव, क्रॉस क्रॉस किया, क्या होगा, के आई, ये क्या होगा, के वन आई वन, वन और वन इग्नोर हो जाएंगे, क्या बनेगा आंसर, के आई, ठीक है। पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटासियम क्या होगा, के पॉजिटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, पूरा इकट्ठा होता है, SCO3 जो है सिंगल नेगेटिव, फिर क्रॉस करेंगे, के वन SCO3 का पूरे पर वन, वन से वन इग्नोर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, के HCO3, ठीक है। इसे हम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं। सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na पॉजिटिव वन, SO4 टू नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करेंगे, Na2 और SO4 के होल पर वन, वन
जो इग्नोर कर देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, Na2SO4। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। अमोनियम क्लोराइड NH4, ये पूरे पर सिंगल पॉजिटिव बनाता है, क्लोरीन पर सिंगल नेगेटिव होता है। क्रिस क्रॉस करेंगे NH4 पे पूरे पर 1 और Cl पूरे पे 1, 1 से 1 इग्नोर हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, NH4Cl। ठीक है, नेक्स्ट देखो अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट कैसे करेंगे, NH4 पॉजिटिव 1, सल्फेट में क्या जाएगा SO4 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करेंगे NH4 पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा, SO4 पूरे पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये हो जाता है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैल्शियम नाइट्रेट देखो, 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट क्या होता है NO3 सिंगल नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करो, कैल्शियम पे क्या आ जाएगा, पूरे पर 1 आ जाएगा, NO3 पर क्या आ जाएगा, पूरे पर 2 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम नाइट्राइड। हमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, Mg2 पॉजिटिव होता है और नाइट्राइड जो होता है ना वो N3 नेगेटिव होता है। क्रिस क्रॉस किया तो क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Mg3N2। एक स्टेप मैंने बीच का नहीं लगाया, अब आप बड़े हो गए हो, Mg3N2 हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg3N2। नेक्स्ट देखो लेड 2 नाइट्रेट है, लेड 2 पॉजिटिव हो गया, NO3 सिंगल नेगेटिव हो गया, क्या हो जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फाइड है, सल्फाइड Al3 पॉजिटिव, सल्फाइड क्या होता है S2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा, Al2S3। ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट में क्या करेंगे, फेरस का मतलब क्या होता है Fe2 पॉजिटिव, और सल्फाइड है, सल्फाइड का मतलब क्या है S2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा, Fe2S2, 2 से 2 होल नंबर में निकालेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, क्या हो जाएगा आंसर FeS। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Fe, फेरिक क्या हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव, ऑक्साइड क्या हो जाएगा O2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करो इसे, ये क्या हो जाएगा Fe, और 2 जो है वो ये रहा, और O जो है और जो 3 है वो क्रिस क्रॉस होकर यहाँ आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, Fe2O3। ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, 12 सवाल करा दिए, बाकी आप अपने यहाँ प्रैक्टिस करो। ये देखो एक टेबल लगी हुई है मेरे पास, ये देखो ये टेबल लगी हुई है, इस टेबल में से आप सॉल्व करो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछना। इसमें आपके पास ये रहे आंसर्स। ठीक है, ये आपके केमिकल नेम है और ये इनके आंसर्स है। इसे छुपा लेना इस तरीके से, और यह ये वाले जो है उन्हें सॉल्व करना, और आंसर बाद में मैं मैच करके देख लेना। ठीक है, ये है और ये है। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना। ये भी है हमारे पास कुछ, और फिर हमारे पास कुछ ये भी है। इतने सारे हैं हमारे पास, कोई सा भी आपका आ सकता है, तो आपको इन्हें प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस होगी। देखो अगर कोई भी होगा, एक बार तो मैं समझा दूं मैंने, तो देखो देखो ये सब तो इजी है। मेटल एल्यूमिनेट तो मैं बता ही दिया मैंने, Al2O2 वाला। पर मैग्नेट देखो MnO4 सिंगल नेगेटिव होता है, क्रॉस क्रॉस किया KMnO4 बन गया। ठीक है, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट मैंने तुम्हें बता ही दिया। जिंकेट जो देखो Zn2 2 नेगेटिव होता है। प्लम्बाइट जो होता है PbO2 2 नेगेटिव है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये देखो ये सब इजी है। मेटल एल्यूमिनेट बता ही दिया है। सल्फाइड, सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव होता है सल्फाइट, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फाइट, सल्फेट और सल्फाइड। सल्फाइड जब डा है तो 2 नेगेटिव है, आई टाइप तो क्या है SO3 2 नेगेटिव, और सल्फेट क्या होता है ये SO4 2 नेगेटिव। ये याद याद रखनी है। ऐसे नाइट्राइड N3 नेगेटिव। ठीक है, नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 सिंगल नेगेटिव।
याद रखना ये वाली बात है। उसके बाद आती है सिल्वर क्लोराइड, ये सब तो ईजी है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह सब हो ही गए, सल्फाइड सल्फेट वही है। सिलिकेट देखो SO SiO3 2 नेगेटिव होता है, बाकी सब तो ईजी है। यहाँ देखो यहाँ भी सब ईजी ही हैं। हम्म, सब इजी है, ये सारा इजी है, कर लोगे ये सब तो, होशियार बच्चे हो। ये एनोसिटी को, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब भी इजी है, सारे इजी हैं यार। मेरे को नहीं लगता कि कोई तुम ऐसा है कि जो नहीं कर पाएगा। देखो जो मैंने अभी कराया था, कहते हैं देखो Fe2O3, ये देखो ये रहा, यही था ना Fe2O3, ये देखो ये रहा, सब वही चीज़ है, बस यू नीड प्रैक्टिस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, होमवर्क है तुम्हारा यहाँ पे, कि तुम जो है ना सब कुछ छुपा के रखोगे और इन्हें प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे इसकी, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब मैं इतने सारे करा के क्या करूँगा, जब तुम्हें मैंने को बेसिक बता दिया, तो इतने सारे कराना वेस्ट ऑफ टाइम है, करो। और जो दिक्कत है, जो भी नहीं आए तुम्हें, एक नहीं आए इसमें से 4 नहीं आए, 10 नहीं आए, 20 नहीं आए, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। अब आगे बढ़े नए टॉपिक पे। देखो भाई ये टॉपिक तो नहीं बढ़ गया। अब इसके बाद बात आती है, चलो एक चीज़ और थी कि, नहीं वैसे निपट तो गया ही है। देखो मैंने तुम्हें ये बता दिया, उसके बाद देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब हम नेमिंग करते हैं ना, तो हम नेमिंग एटाइन को करते हैं और बाद में हम एनाइन को नेमिंग करते हैं, ठीक है। जैसे जो है अगर हम नेमिंग कर रहे हैं, अगर मैं मेटल की नेमिंग कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो कैल्शियम क्लोराइड है, तो मैंने जैसे ये है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो मैंने बोला कैल्शियम, पहले मैंने कैटाइन बोला, फिर मैंने क्लोराइड बोल दिया ऐसे, क्योंकि क्लोराइड क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास इसमें क्या था, इसमें एक में ये मेटल था और एक नॉन मेटल था, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है, जिनको भी मेरे पीछे का नहीं दिख रहा है ना, और उन्हें PDF मिल जाएगी, PDF में सब कुछ लिखा है, तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस सुन लो, दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको ये PDF में सब कुछ मिल जाएगा, लिखा लिखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो देखो, अगर आपका ऐसा हो कि आपका पहला भी नॉन मेटल हो और एनायनिक पार्ट भी नॉन मेटल हो, तो क्या करोगे, जैसे सपोज करो, ये देखो ये है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या, किस तरह से लिखा जाता है इसमें, इसमें आपका ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, यानी यहाँ पे कैसे यूज हो रहे हैं वर्ड्स, ट्राई, बाय, टेट्रा, पेंटा, ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कैल्शियम क्लोराइड लिखा था, लेकिन आपको बाय ट्राई यहाँ पर ये लगाने पड़ रहे हैं, जब आपके नॉन मेटल का केस आ रहा है तो, ठीक है, प्रीफिक्स ऐसे लगाने पड़ते हैं। अगर सपोज करो एक चीज़ और आ जाती है, एक केस और आता है जहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन के संग एक परेशानी हो जाती है, जैसे कि ClO है, ClO नेगेटिव है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपो। अगर ClO के साथ ClO2 आ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्लोराइड, हाइट। ClO3 है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरेट। और अगर ClO4 ही आ गया, तो इसे हम कहते हैं परक्लोरेट, परक्लोरेट। और ये सब नेगेटिव में है, ठीक है ना, सब नेगेटिव। तो देखो ClO था तो हाइपो, जिसमें कमी थी उसे हाइपो, फिर आया क्लोराइड और क्लोरेट, जैसे सल्फाइड सल्फेट, वैस तरह से। और अगर ज़्यादा ही हो गया, मतलब एक्सेस में निकल गया, ये तो नॉर्मल थे, 8 और 8 तो नॉर्मल थे, अगर कम ही हो जाए तो हाइपो है, कम ही है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो पर निकल आते हैं, कहते हैं ना कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो उसके पर निकल आए हैं बहुत ज़्यादा, तो पर हो जाए, पर निकल आए, ज़्यादा हो गया डिमांडेड से, तो हो जाएगा, ये आ जाएगा पर। अगर हमारा जो होता है ऑक्सीजन के एटम्स 3 से ज़्यादा हो गए, तो ये हो गया हमारा पर, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपकी चीज़ एसिड्स के बारे में। अगर आपके बाइनरी एसिड्स होते हैं, बाइनरी एसिड्स होते हैं आपके, तो बाइनरी एसिड्स में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन वाले होते हैं, जैसे H2SO4 है, HCl है, HNO3 है,
आपके मिनरल एसिड्स जो हो गए, इसमें क्या हुआ, इसमें आपका हाइड्रोजन है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते थे, हाइड्रो यूज़ करके हम एसिड का नाम लिख देते थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये आपका जो जैसे HF है, तो इसे लिख देंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HI है, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक है। लेकिन हमारी ये वाले एसिड्स है, इसमें हमारा हाइड्रो नहीं आता, H2SO4 है, HNO3 है, इसमें हमारा हाइड्रो नहीं आता। बाइनरी एसिड कैसे हो गए, 2 वाले, HCl हो गया, HF हो गया, HI हो गया, ये हो गए हमारे 2 वाले, बाइनरी मतलब 2, तो इसमें हमने हाइड्रो करके लिख दिया। लेकिन हमारे अगर ये वाले हो गए, HNO3 हो गए, H2SO4, तो इसमें हमारा इस तरह से नहीं है, आप देखना, ठीक है। उसके बाद इसमें भी कम वाले को अस और ज़्यादा वाले को एक चलता है, जैसे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये वाली बात याद रखेंगे आप, ये इतना ही था इसमें जानने को, और कुछ नहीं था। अब नया टॉपिक आता है जो कि आज का मेन टॉपिक है, इसका कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ, केमिकल इक्वेशन। अभी हमारे करीब आधा घंटा हो चुका है, कल के टॉपिक में आधा घंटे का रह गया था, तो वो हमने आज वाइंड अप कर लिया है। तो हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसे वाइंड अप करते हैं जल्दी से। केमिकल इक्वेशंस, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप ऐसे नहीं पढ़ा रहे, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तुझे ना, टीचिंग इज नॉट अ मोनोलॉग, इट इज़ अ डायलॉग, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, जहाँ पर आपका स्पीकर है और लिसनर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलता जाऊँ या मैं ही सुनता जाऊँ, यहाँ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा चीज़ों को इफेक्टिव बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी तकलीफ लग रही है पढ़ने में या समझने में, या कोई भी दिक्कत आ रही है, XYZ के लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, कि या फिर आपको लग रहा है कि गंदा पढ़ा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके पास कोई वे है कि इस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए, प्लीज़ बता दें, हेजिटेट मत करना। क्योंकि अगर किसी को कोई बेटर टीचर अपने आप को तभी बना सकता है, जब वो कोई भी अपने खिलाफ जो भी क्रिटिसिज्म है उसे पॉजिटिव वे में ले। टीचर्स तो बहुत सारे मिलेंगे, तुमने ऐसा बोल कैसे दिया, हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा बोला कैसे, जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, कान पकड़ के होल्ड योर ईयर्स एंड गो आउटसाइड द क्लास, या क्या कहते हैं, पनिश कर दिया। ऐसा कौन करता है, ऐसा वही टीचर करता है जो कि अपने ईगो को इस लेवल पर ले जा चुका होता है, जहां वो किसी का क्रिटिसिज्म सुन नहीं सकता अपने खिलाफ। कोई इसे क्रिटिसाइज करे वो उसे मंजूर नहीं होता, क्योंकि उसकी ईगो इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो किसी भी क्रिटिसिज्म को अपने खिलाफ ले नहीं सकता, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव हो, कितना भी नेगेटिव हो। बस उसे ये है कि मैं ही हूँ, मेरा ही सब कुछ है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ, मैं जैसा हूँ सही ही हूँ। और इससे बच्चों को ना समझ में आता है, बच्चे ना खुश रहते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा क्रिटिसिज्म है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे पढ़ाई आपकी एफिशिएंट हो सकती है और आपका भला हो सकता है, देखो मेरा तो कोई भला नहीं हो रहा है। अगर आपका भला हो सकता है, तो अगर ऐसा कोई आप बोलना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, है ना। केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन, सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिखी, N2 + 3H2, अमोनिया की प्रिपरेशन की बहुत बेसिक सी रिएक्शन है। ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, और ये भी गैसियस। इस तरीके से ये बहुत बेसिक सी रिएक्शन है अमोनिया की प्रिपरेशन की, सब लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी होगी अपनी 8वीं कक्षा में, ठीक है। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन एक जस्ट एक तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है अच्छे से तरीके से डिपिक्ट करने का, ठीक है। या फिर एक सिंबल्स के थ्रू एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है कि किसी भी इक्वेशन को हम किसी तरह से किस तरीके से हम इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे मैं आप लिख दूं, द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद 1 mole of nitrogen along with 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia is a reaction which is reduced for the preparation of ammonia। क्या समझ में आया। और मैं यहाँ ये लिख दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा मैं कह नहीं सकता कि आपको समझ ही आ जाएगा इसमें भी,
लेकिन आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जैसे कि एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का ही किसी भी रिएक्शन के लिए, सॉरी, ठीक है? अब इस रिएक्शन में अलग-अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं ना, इन्हें कहते हैं हम रिएक्टेंट्स। जो राइट हैंड साइड में होता है, वो होता है प्रोडक्ट। जो इनके संग जो लगते हैं 1, जैसे 1 यहाँ अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ 3 लगा, यहाँ 2 लगा, ये होती है रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री इसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्री या फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या होते हैं, ये हम 10th क्लास में जानेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बताते हैं किस रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें हैं प्रोडक्ट्स को देने के लिए। उसके बाद यूज़ करते हैं हम रिएक्शन में ये एरो। ये एरो क्या बताता है, रिएक्शन की स्टेट बताता है। अगर मैंने यहाँ पर डबल हेडेड एरो लगाया, यानी एक एरो इधर भी और एक एरो इधर भी, इसे हम कहते हैं ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो। अगर मैं एरो इस तरीके से लगाता तो मतलब होता था ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर मैं ऐसे लगाता तो क्या बताता इस रिएक्शन को, ऐसे अगर लगाता तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन जो होती है वो बैकवर्ड जा रही है, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। और अगर मैंने रिवर्सिबल एरो लगाया है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अब उसके बाद ये गैसियस जी 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 क्या लिखा है, ये बता रहे हैं कि रिएक्शन के जो कॉम्बिनेशन की स्टेट क्या है, बी इट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अगर मैं लिखता कि यहाँ पर अगर मैं लिखता कि आपको सपोज करो एक रिएक्शन लिख देता H2, चलो H2 प्लस O2 और इससे मेरे को H2O मिल रहा है। स्टोइचियोमेट्री बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर लो 2H2 प्लस O2 2H2O लिख लो, ठीक है। और ये गैसियस है, ये गैसियस होती है ऑक्सीजन, और ये वाटर मेरे को लिक्विड की तरह मिल रहा है सपोज करो। हालांकि वाटर वेपर्स भी होती हैं गैसियस, पर मेरे को लिक्विड मिल रहा है। तो क्या बता रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, और मैं क्या बता रहा हूँ इसके अंदर, स्टेट बता रहा हूँ कि स्टेट क्या होगी फिजिकल, ये गैसियस में कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट जो मिल रहा है मेरे को वो लिक्विड मिल रहा है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे को ये रिएक्शन का जो स्टेट है कंपोनेंट्स की वो भी लिखना जरूरी है। पहली चीज हो गई रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सेकंड हो गई स्टोइचियोमेट्री, थर्ड हो गई ये, फोर्थ हो गई आपकी किस चीज़ से डिपेक्ट करी है एरो के थ्रू। फिफ्थ चीज होती है कंडीशंस। रिएक्शन में कंडीशंस किसकी होती हैं, टेम्परेचर की, प्रेशर की, और क्या होती है, और कौन सी कंडीशन हो सकती है रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर प्रेशर के अलावा, बताओ। टेम्परेचर प्रेशर के अलावा कौन सी कंडीशन हो सकती है और? कोई कंडीशन नहीं होती, यही कंडीशन है रिएक्शन को डिपेक्ट करने के लिए, और यही जो है आगे सारी रिएक्शन को गवर्न कर देती हैं। अगर तुम बाकी की चीज़ें ले रहे हो तो वो इनके अंदर क्या जाती है, टेम्परेचर में ये जो रिएक्शन होती है इसका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, सर्टेन प्रेशर होता है, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 से 900 एटीएम का प्रेशर, ये देना पड़ता है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए, ठीक है। अब ये टेम्परेचर की कंडीशन हो गई, ये प्रेशर की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट, अगर रिएक्शन में यूज होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, मोलिब्डेनम यूज होता है एज अ प्रमोटर। तो ये सब रिएक्शन की कंडीशन हो गई, आयरन वो भी फाइनली डिवाइडेड। उसके बाद अगर ये रिएक्शन, सपोज तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये जो है वो टेम्परेचर के अंदर ही आके रिएक्शन के अंदर। उसके बाद किसी रिएक्शन को कूल करना पड़ता है, रिफ्लक्स करना पड़ता है, या रिएक्शन को हीट करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, तो रिएक्शन में हम लोग इस तरह से हीट लिखते हैं फिर। तो ये सब डिपेंड करता है कि रिएक्शन की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर मेन चीज़ें हैं, फिर कैटलिस्ट का होना ना होना, प्रमोटर का होना ना होना, ठीक है। उसके बाद ये जो है बाकी कंडीशन ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर रोल प्ले करता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। अब जो पहले लिखा था मैंने इस तरीके से, ये तो सिर्फ एक स्केलेटन है इक्वेशन का, एक तो ये तो एक सिर्फ एक स्केलेटन ढांचा है बस इक्वेशन का, इसमें जान कौन डालती है, बाकी की चीजें। सपोज करो ये जो अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ N2 + H2, और जो है आपको NH3 दे रहा है, ये तो सिर्फ मैंने रिएक्शन का ढांचा लिख दिया, इसमें मेरे को कुछ पता थोड़ी चल रहा। अच्छा, इसके बाद एरोज़ का भी कितना बड़ा रोल है। ये गैस है तो मैंने इसलिए ऐसा एरो बनाया। अगर मैं डाउन हेडेड एरो बनाता तो उसका मतलब पता प्रेसिपिटेशन होता है। पर इसमें इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है? अब
ठीक है, इतना बात कर दी मैंने तुमसे, अब आगे की बात कर लेता हूँ। रिएक्टेंट्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। अब देखो रिएक्शन अलग अलग टाइप की हो सकती है। सपोज करो मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर एक रिएक्टेंट हो और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हो तो कैसी होती है डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन, जैसे CaCO3 अगर इसको हीट करके डिकम्पोज कर दे तो ये डिकम्पोज होकर CaO दे देता है प्लस CO2 दे देता है। CO2 कैसे देगा, गैसियस देगा, और CO कैसे देगा, सॉलिड देगा, और COCH3 भी सॉलिड होता है। ठीक है, ये CO2 सॉलिड दे देगा, ये इवॉल्व हो गई, तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। ये हो गई एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट। हमारे दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये वाली टाइप की। ठीक है, उसके बाद हमारे दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट भी बन सकता है, जैसे कि हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है। उसके बाद दो रिएक्टेंट से दो या तीन से दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन हमने H2SO4 से करा दी तो कॉपर सल्फेट भी बनेगा इसके अंदर, इसके अंदर SO2 भी रिलीज होगी, कॉपर सल्फेट भी बनेगा, और इसके अंदर H2O भी बनेगा। तो ये हो गया दो चीज़ों से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। अब ये बैलेंस नहीं है, अब रिएक्शन को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्यों ज़रूरी है रिएक्शन को बैलेंस करना? रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्रिक कंसंट्रेशन बताने के लिए कि किस प्रपोर्शन में हमारी जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करें। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि कितने चीज़ हमने डाली और कितना हमारे को प्रोडक्ट मिला, आप हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। एस्टिमेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, प्रोडक्ट रिएक्शन की एफिशिएंसी पता लगाने के लिए और आपकी रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करा जाता है। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए आपका एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। जो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहेगा कि जो है ना चीज़ें जो होती हैं वो बैलेंस रहती हैं, यानी जितना रिएक्टेंट गया उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कहते हैं कि 10 चीज़ें डाली और 5 चीज़ें बनी। हालाँकि जो अगर आप मैं एक्चुअल रिएक्शन बताऊँ तो 10 चीज़ें डाली तो आपका कभी भी प्रोडक्ट 100% नहीं बनेगा। आपकी एफिशिएंसी कभी भी किसी भी रिएक्शन की 100% नहीं आती है। या रिएक्शन इज़ नेवर 100% एफिशिएंट। कुछ चीज़ें तो लॉस भी हो जाती है ना। पर हम आइडियली ये मानते हैं कि जो हमारा जो बैलेंस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जो प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट्स होंगे उसी प्रोपोर्शन में आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात जो है ना इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, आपके में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, मेथड है, जिसे हम कह देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिंदी में बोले तो तुक्का लगाना है, बस जो बैठ जाए वही आंसर है। इंग्लिश में बस तुमने एक फैंसी सा नाम दे दिया उसे, हिट एंड ट्रायल। भाई अब क्या कहते हैं, जैकिशन का नाम जैक्सन करने से कोई इंसान थोड़ी बदल जाएगा, तो वही है हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है, एक सोच के चलो और जो तुक्का लग जाए वो बिठा दो। सपोज करो आपकी एक रिएक्शन है, जैसे मैंने अभी जो रिएक्शन दी थी वो बता देता हूँ, Cu प्लस H2SO4 है। आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए इससे प्रोडक्ट क्या बनेंगे। CuSO4 बनेगा, H2O बनेगा और SO2 बनेगा। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉपर कितना होता है, कॉपर सल्फेट है तो ये Cu2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है। फिर इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, Cu2 और SO4 में भी 2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा CuSO4। तो यानी प्रोडक्ट तो यही बनेगा। तो ये हो गया और ये हो गया। अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें आगे, तो उसके लिए देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो रिएक्शन को लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मैंने तो देखो कभी नहीं पढ़ा ऐसा अपने लिए भी, और ना तो मैं पढ़ा रहा कि तुम्हें इतने स्टेप बाय स्टेप चलो ये करो वो करो, बुक की थ्योरी पढ़ो, कुछ नहीं करना है। आपको लगाना है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसा लगाना है कि देखो यहाँ कॉपर है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, कॉपर एक था, कॉपर एक है। हमें क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना है, बस इतना काम करना है हमारा और हमारा काम हो जाएगा। आगे जाओगे 11th क्लास में मैं बताता हूँ कि किस तरीके से टेक्निकली बैलेंस करते हैं इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर, लेकिन आपको उस चीज़ पर अभी नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बैलेंस कर लेना है। यहाँ देखो एक कॉपर, यहाँ भी एक कॉपर, यहाँ एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन और एक ये 5 ऑक्सीजन, और यहाँ 5 और 2 7 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं कर रहा मैं, 4 ये हैं तो 4 ये रहे, और एक 5 और 2 7, 7 हैं पर यहाँ 4 हैं। चलो मैं यहाँ पर, और अच्छा ये काम और करना है, हमेशा जो है ना इक्वेशन वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, हमेशा हमारे को
होल नंबर में इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो 4 का दुगना करने के लिए मैं मिनिमम 2 ही लगा सकता हूँ। अगर मेरे को इसे 7 बनाना होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता? 4 इंटू मल्टीप्लाई कर देता मैं 7/4 से। तो 4 से 4 कैंसल हो जाता और 7 टाइम्स हो जाती, तो हमारे ऑक्सीजन 7 हो गए होते। पर ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें क्या करना है? हमारे को हमेशा होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज़ करो मैंने 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर इस वाले पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो अब क्या हुआ? कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा। अब हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 इंटू 2 4। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। मल्टीप्लाई कर दो 2 से। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 इंटू 2 4। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 इंटू 2 4। बैलेंस हो गए हाइड्रोजन, कॉपर बैलेंस हो गई। सल्फर कितने हो गए? यहाँ देखो, सल्फर कितने हो गए? अब 2। 2 सल्फर हो गए। यहाँ कितना सल्फर है? 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितने सल्फर हैं? 2। यहाँ कितने सल्फर हैं? 2। सल्फर बैलेंस। तो हमारा कॉपर बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस। अब बात आती है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 इंटू 2 8। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 8। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? गिनो। 4 ये रहे और 2 इंटू ऑक्सीजन ये हो गए 2। तो 4 और 2। और यहाँ कितने हो गए? 2 इंटू 2 4। ये कितने हो गए? 10 ऑक्सीजन हो गए। अब क्या करें? अब क्या करें? अरे यार मैंने गलती कर दी। एक गलती हो गई, 1 मिनट सॉरी। यार सल्फर तो 2 थे ही ना। सल्फर क्या कहते हैं? सल्फर देखो, ये रहा एक सल्फर, ये रहा एक सल्फर। यहाँ मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत थी? मल्टीप्लाई करना ही नहीं था यहाँ तो। सल्फर तो 2 थे ही पहले से ही, मेरे को याद ही नहीं रहा। ठीक है, सल्फर तो हो गए थे। ठीक है। हाँ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 4 इंटू 2 8। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ये रहे और 2 ये रहे। एक मिनट रुकना है, माफ़ करना यार, कॉल आ गया था एक मिनट से। तो देखो, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 8 हो गए। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 ये रहे, 2 ये रहे 6 और ये देखो 2 ये रहे 8। ये भी 8 हो गए ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। तो सब कुछ ही बैलेंस हो गया, बस बात खत्म हो गई। ठीक है ना? यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और सल्फर भी बैलेंस हो गया और कॉपर भी बैलेंस हो गया। इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुकी है। ये होती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से और फिर वाइंड अप करेंगे। 47 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे लेक्चर को। देखो, एक क्वेश्चन और देखो, उसे आप जो है ना वाइंड अप करेंगे। देखो, Fe प्लस H2O, ये दे रहा है आपको Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखो, Fe एक है, Fe दो है। सबसे पहले Fe को बैलेंस किया, ये लिखो, ये Fe बैलेंस हो गया। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारी रिएक्शन के अंदर। Fe है, H है, O है, बस इतना ही है हमारे पास। ठीक है, ये Fe दो रहे, ये Fe दो हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन दो ये रहे, हाइड्रोजन दो यहाँ पर है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन तीन है। क्या करूँ मैं? बताओ क्या करूँ? ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन तीन है, क्या करूँ? तीन ऑक्सीजन है, यहाँ तीन लगा दूँ? ये लो, तीन लगा दिया। अब देखो, Fe दो है, Fe दो है, यहाँ LHS में दो है, RHS में दो है। Fe बैलेंस्ड है, Fe बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन तीन यहाँ है, ऑक्सीजन तीन यहाँ है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखो, 3 इंटू टू 6 है, यहाँ कितने हैं? 2 ही हैं। तो क्या करते हैं? 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसे। 3 इंटू टू 6 हो गए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है पूरी। अब ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आगे एक रिएक्शन और लिख देता हूँ। आगे एक और रिएक्शन देखो, NH4Cl है, इसने करा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्शन करी और आपका बना दिया कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस H2O। ठीक है, ये बना दिया उसने। अब क्या करेंगे? अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का देखो इस इक्वेशन को। देखो, कैल्शियम एक ये रहा, कैल्शियम एक ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये आपका नाइट्रोजन एक ये रहा, नाइट्रोजन एक ये रहा।
हाइड्रोजन 4 हैं और ये रहे 2, 6 हैं। हाइड्रोजन 3 और 2 5 हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है अभी। ठीक है, और देखो क्लोरीन ये कि ये रहा, क्लोरीन ने 2 ये रहे। क्या करूँ? पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करके क्लोरीन बैलेंस कर लेता हूँ, तो कैल्शियम क्लोराइड तो क्योंकि ये ऐसे ही रहने वाला है। तो देखो, अब इसकी चीज़ें लिख लेता हूँ मैं। नाइट्रोजन है इसकी रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोजन है इस रिएक्शन के अंदर, क्लोरीन है इस रिएक्शन के अंदर, कैल्शियम है इस रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीजन है इस रिएक्शन के अंदर। इतना सब कुछ है। तो देखो मैंने अब 2 से बैलेंस कर लिया मैंने इसे क्लोरीन को। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, कट कर दिया क्लोरीन। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन है, 2 लगा दो यहाँ पे, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, कट कर दिया नाइट्रोजन को। अब क्या करूँ? कैल्शियम देखो, यहाँ एक कैल्शियम है, यहाँ भी एक कैल्शियम है, कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम कट कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, 8 और यहाँ पे 2, कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है। यहाँ देखो 3 इंटू 2 6, 6 यहाँ पर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसे भी ये भी 4 हो गए। तो देखो 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 2 4, 6 प्लस 4 10, 10 हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, और लास्ट में बेचारा ऑक्सीजन ही बच जाता है बैलेंस करने के लिए। अब करो बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। कट कर दो, ये लो, ये भी बैलेंस हो गई इक्वेशन। सिंपल है, कुछ करना थोड़ी है इसमें। अब मैं तुम्हारे को लिख के वो बताता हूँ थ्योरी में क्या लिखा गया है। राइट द सिंबल्स एंड फॉर्मूले, reactants on the left side, product on the right side, product write the arrow, skeleton equation, balance hydro oxygen hydrogen this in minimum number of places, count the frequency। अरे भैया क्यों करना है इतना सब कुछ? क्यों रटना है ये सब? जिंदगी में रटते ही रहोगे क्या? देखो नेक्स्ट इक्वेशन देखो, ये मजेदार इक्वेशन। अगर तुमने ये कर ली ना, तो तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया। देखो ये इक्वेशन, अब इसे बैलेंस करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? देखो K2 CR2 और 7 ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ KCl ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? K2 है तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर चीज़ें लिख लेते हैं। K है, Cr है, O है, H है, Cl है, ये चीज़ें हैं रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और देखो मैं टेबल बना लूँ यहाँ पे। ये 2 हैं, ये मैं LHS के लिए लिख देता हूँ, और यहाँ मैं RHS के लिए बना देता हूँ टेबल। ये 2 हैं, RHS में भी 2 हो गए। क्रोमियम यहाँ पे 2 हैं, RHS में क्रोमियम 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 हैं, RHS में ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 1 2। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 और 3 5 और 2 7 है। ये मैं टेबल बना लिया है यहाँ पे। चलो जी, ये बैलेंस हो गया। अब देखो ये बैलेंस है, तो ये हम कट कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस हो गया ये। अब देखो यहाँ पे आपका HCl जो है ना, ऐसी चीज़ है जो बाद में भी बैलेंस हो सकती है, तो हम सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे। अब देखो क्रोमियम को देखो, क्रोमियम को अगर मैं देखूँ तो क्रोमियम 2 है, तो सबसे पहले क्रोमियम बैलेंस कर लिया, क्योंकि HCl ऐसी चीज़ है इसमें बाद में कितने भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो ये जुड़ा हुआ नहीं है ना। HCl जो होता है वो H2O और क्लोरीन से बैलेंस हो जाएगा। दिक्कत इसकी नहीं है, दिक्कत है इस पूरे पार्ट की और इस पूरे पार्ट की। तो देखो क्रोमियम 2 है या क्रोमियम 2 हो गए, क्रोमियम बैलेंस है। ठीक है, ये 2 हो गया, बैलेंस हो गए। अब अब बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन। देखो अब क्लोरीन कितनी हो चुकी है? क्लोरीन तो जितनी क्लोरीन हो गई होंगी ना, वो उतनी तो यहाँ से बैलेंस हो जाएंगी। और अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ 7 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो इसे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। ये पूरा बैलेंस हो गया। अब ये पूरे पार्ट का बैलेंसिंग हो गई है। बात रही अब HCl से बैलेंसिंग करने की, बाकी बचे हुए को देखो। हमारे KCl है, तो हमारी हमारी क्लोरीन की बैलेंसिंग नहीं हुई, पर हम इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो आपका K है वो बैलेंस हो चुका है, तो हम इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम इससे भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा क्रोमियम बैलेंस हो चुका है, और हम इससे भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते अब, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। जो छेड़छाड़ होगी वो इसी से होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ है 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन, तो यहाँ 14 कर लेते हैं।
पुटिंग कर लिया, देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब क्या बचा, क्लोरीन बचा। क्लोरीन यहाँ पे 14 है, यहाँ कितने क्लोरीन है, 2 ये रहे, 6 ये रहे, 6 और 2 8, 8 हो गए, कितने बचे, 6 बचे। 6 के लिए 2 तो ये रहा, तो 6 कितना होगा, 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 क्लोरीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 क्लोरीन हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी, K2CR2O7 प्लस 14HCl, ये दे देगा आपको 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। अब एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दूंगा होमवर्क। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुन लेना कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उससे हमारे को स्टेट पता चल गई रिएक्शन की, जो है ना, हमें फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, टेम्परेचर, कंडीशंस, उसके बाद हमारे रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सब हमें पता चल गया, कितने मॉलिक्यूल्स कितने पार्ट्स में कंबाइन करिए, ये सब पता चल गई है हमारे को। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो है कि लिमिटेशन क्या है इक्वेशन की। तो लिमिटेशन वही है कि पहले लिमिटेशन ये थी कि फिजिकल स्टेट में मालूम पड़ती थी, तो मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल स्टेट अब हम लिख लेते हैं रिएक्शन के अंदर कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, हम लिख लेते हैं अब। तो ये ड्रॉबैक हमने कर लिया। इक्वेशन क्या नहीं बताती, अब हमारे को केमिकल इक्वेशन के ड्रॉबैक क्या है, सबसे पहले तो टाइम नहीं बताती कंप्लीशन का, कि टाइम कितना होता है कंप्लीशन का, रिएक्शन का टाइम कितना लगेगा। हालांकि हम कुछ रिएक्शन में टाइम लिख लेते हैं, पर ये हमें जनरली टाइम नहीं बताती रिएक्शन का कंप्लीशन होने का टाइम कितना है। उसके बाद एफिशिएंसी वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं देती कि रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है या कितना कन्वर्जन हुआ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, ये सब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती रिएक्शन के बारे में। उसके बाद रिएक्शन के अंदर हमारे को क्या जानकारी नहीं मिलती, रेट की, कि किस रेट से रिएक्शन चल रही है, धीरे चल रही है, फास्ट चल रही है, ये सब हमें जानकारी नहीं मिलती। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, ये बात तो पुरानी हो गई अब। अगर तुम्हारे एग्जाम में आए तो तुम लिख देना कि ये सब नहीं पता चलती हमें। लेकिन आज के ज़माने में जब हम रिएक्शन लिख रहे हैं, ए प्लस बी से सी दे रहे हैं, अगर हम ए प्लस बी से सी भी बना रहे हैं ना, तो इनकी स्टेट, इनका टाइम 2 आवर, इसकी प्रेशर, इसके टेम्परेचर, उसके बाद डेल्टा एच की वैल्यू, उसके बाद रिएक्शन के अंदर जो है हमारे का वो है क्या बोलते हैं उसे, प्रमोटर, कैटलिस्ट, सब कुछ हमें मेंशन करना है। हाँ, हालांकि ये बस हम रेट नहीं बता पा रहे हैं रिएक्शन की, हम रेट आज भी नहीं लिखते हैं कि रेट कितनी है इसकी, पर जनरली हम बाकी सारी चीज़ें लिख देते हैं रिएक्शन के अंदर। ये तो पुरानी बातें हो गई हैं, जो अभी किताबी बातें हैं ये तो। ठीक है, और ये नहीं बता पाते कि रिएक्शन कितनी कंप्लीशन हुआ रिएक्शन का, जो मैंने आपको पहले बता दिया रिएक्शन कितना कंप्लीट हुई। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई रिएक्शन 100% तो कंप्लीट होती ही नहीं है, किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। बस ये इतनी बात हो जाती है कि रिएक्शन जो होती है 99.99% तक भी चली जाती है, 100% कोई रिएक्शन नहीं होती, तो कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आ सकती है आपकी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना। उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये लास्ट है। उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, उसे आपको होमवर्क को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपका Ca+N2 Ca3N2, 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं होमवर्क लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है, इससे आपका चैप्टर वाइंड अप हो गया है। ठीक है, जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का पार्ट है और एम्पेरिकल फॉर्मूले का पार्ट है, आपके एक बार सिलेबस में मैं चेक कर लेता हूँ कि आपके सिलेबस में कितना है। उसे हम जो देखो आपका जो है कैलकुलेशन से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का रह गया है, हमारा पहले वाले पार्ट का जो है ना आपका सिलेबस ओवर हो गया है। आपका जो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर आरएमएम का और परसेंटेज कॉम्पोजिशन का पार्ट रह गया है ना। या ये काम कर लेते हैं, इसी चैप्टर में इसी में निपटा लेते हैं, फिर वरना जो है ना फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो आगे। चलो आज ही निपटा लेते हैं इसे, है ना। तो देखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो तुम, ये हो गया। उसके बाद Fe+H2O, Fe3O4+H2, ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MnO2 HCl के साथ MnCl2+H2O+Cl2।
ठीक है, आज ही निपटा लेते हैं यार इस वाले पार्ट को, है ना, फिर बाद में वाइंड अप हो जाएगा। चलो आज ही निपटा लेते हैं, वरना मैं सोचा था कैरी फॉरवर्ड कर लूँ इसे आगे के लिए, तो आज ही निपटा देते हैं। PB3O4 देगा PBO प्लस O2, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में है। आगे का हम शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो अब बात आती है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की। कभी कोई चीज़ रिलेटिव होती है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव वेट, रिलेटिव हाइट। एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलता हूँ रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, रिलेटिव हाइट, रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जैसे रिलेटिव, आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू सम मॉलिक्यूलर मास। और वो किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? हम बात करते हैं कार्बन 12 के 1/12 के बारे में, पार्ट के बारे में। इसके बारे में हम बात करते हैं कभी भी जब हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इन सब की बात करते हैं ना, तो हम लोग इसके बारे में ही बात करते हैं। तो अगर हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, पहले तो बात कर लेते हैं रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या होता है? ये जो होता है एक मेजर है, एक कितने जो है कितने टाइम्स एक एटम, किसी भी चीज़ का एक एटम, क्योंकि एटॉमिक मास है तो किसी भी चीज़ का एटम कितने गुना, कितने टाइम्स हैवी है 1/12 कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है कार्बन का, उसके रिस्पेक्ट में कितना हैवी है उसके ऊपर। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? वन एटम आपका गिवन, जो आपका गिवन होगा उसका, अपॉन 1/12 कार्बन 12 का एक एटम। इसका जो रेशियो होता है ये होता है आपका RMM के बराबर, क्या जो है आपका RNM के बराबर, RAM के बराबर। उसके बाद बात आती है आपकी, ये वाली बात हो गई आपकी। इसके बाद आती है RMM की बात, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया कि किसी, अब मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो किसी एलिमेंट या कंपाउंड की बात करेंगे तो उसका कितना मास हैवी है, किससे? वन मॉलिक्यूल से, किसका? 1/12 ऑफ कार्बन एटम 12। ठीक है, इसमें बात करी थी कि एक एटम से कितना भारी है, इसमें बात करेंगे हम एक मॉलिक्यूल से कितना भारी है। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसकी यूनिट पहले हम लोग इसे AMU में बात करते थे, इसके जब भी हम वेट लिखते थे ना, मास कैलकुलेट करते थे, तो AMU एटॉमिक मास यूनिट। आज हम सिर्फ यू ही यूज कर लेते हैं, सिर्फ यू, यूनिफाइड, इसे कहते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। पहले हम कहते थे AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब बात आती है कि कार्बन 12 के चूज किया, तो कार्बन 12 इसलिए यूज किया क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना ज़्यादा अफेक्ट, इसकी वैल्यू लीस्ट अफेक्ट करती है किसी भी अदर वैल्यूज को। तो ये सब पहले हम लोग हाइड्रोजन चूज करते थे, लेकिन अब इसकी जो वैल्यूज हैं हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज जो होती है ये, इसकी फ्लक्चुएशन सबसे मिनिमम होती है। ठीक है, अब बात आ जाओ तुम लोग कैलकुलेट करने में। सपोज करो H2SO4 है, इसका कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का 1 होगा, एक्चुअली 1 नहीं होता, इसका 1.008 होता है यू। तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए इसे 1 ले लेते हैं। एग्जाम में तुम्हारे को जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, तो हाइड्रोजन का हम लोग 1 कंसिडर कर लेते हैं, जबकि 1.008 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 यू हो गया, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का हो गया 16। ये याद करना, तुम 20 तक याद कर लेना। वैसे तो एग्जाम में जब भी आता है तो वैल्यूज गिवन होती है, तो हमें क्या करना है, 1 × 2 प्लस सल्फर कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 16, तो कितना हो गया, ये आ जाएगा 98 यू। यू क्या हो गया, यूनिफाइड मास। आप यू भी लिख सकते हो, आप AMU भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जो आपकी टीचर कहे आपको लिखने को स्कूल की। ठीक है, तो ये कितना हो, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कह लो, अगर फिजिक्स को कंसीडर नहीं कर रहे हो और mg नहीं ले रहे हो तो आप इसे मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो, या फिर आप कह लो इसे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब एक होमवर्क के लिए ले लो इसे, एक होमवर्क के लिए ले लो अमोनियम सल्फेट का। एक मैं करा देता हूँ, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये है, कॉपर का 63.5 होता है, ये मुझे याद है।
एग्जाम में आपको वैल्यू दी होगी 63 या 64 या 63.5 कुछ भी आ सकती है। सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 होते हैं तो 4 इंटू 16 64। अब देखो डॉट का मतलब होता है ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर, तो इसे हम प्लस कर लेते हैं। 5 टाइम्स किसका, 5 टाइम्स इस पूरे का 5 टाइम्स। और इसका कितना होता है H2O का, याद कर लो H2O का जो होता है ना वो 18 होता है। कैसे, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो कितना आएगा टोटल कैलकुलेट करके, टोटल कैलकुलेट करूंगा ना मैं, तो टोटल आ जाएगा 249.5 यू। ठीक है, 249.5 यू आ जाएगा इसका, टोटल कैलकुलेट करके कर लेना। होमवर्क है तुम्हारे लिए अमोनियम सल्फेट का निकालना। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का निकालना होमवर्क है तुम्हारे लिए। और एक बात और याद रखना, मैं तुम्हारे को एक चीज़ नहीं बताई, एक यू जो होता है वो 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, ये बात को याद रखना। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो है आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है, परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा था हमने क्लास 8 में। परसेंटेज क्या होती है, किसी की चीज़ की वैल्यू 100 में से कितनी होगी। जैसा सपोज करो मैं तुम्हारे 50 नंबर है मैथ में 100 में से, तो तुम्हारी कितनी परसेंट आई मैथ में, 50 में 50 नंबर आए कितने में से, 100 में से, तो कितनी परसेंटेज आई। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितने नंबर है, 50 टू टू और 2 से ये गया 50 टाइम्स, तो ये कितनी आ गई तुम्हारी 50% आ गई। परसेंटेज का सिंपल सा मतलब है आउट ऑफ 100, सिंपल सा मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंटेज का सिंपल सा एक मतलब है आउट ऑफ 100 कितने नंबर है, बस मतलब इतना समझ लो। ठीक है, अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब है कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जैसे H2SO4 है, H2SO4 में हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, इन तीनों की कॉम्पोजिशन कुल मिला के 100% होगा। 100% कॉम्पोजिशन लेके बैठे होंगे ये लोग, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की कॉम्पोजिशन ज़्यादा है कि सल्फर ज़्यादा, ऐसा तो है नहीं कि 100 है और तीन चीज़ें हैं हमारे पास, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तीनों इक्वली 33.33% जो है वो डिवाइड हो रहे हो आपस में। अगर H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में ये ऐसा तो नहीं है कि 33.33% हाइड्रोजन होगी, 33.33% सल्फर होगी, 33.33% ऑक्सीजन होगी, सबकी वेरिएबल होगी आपकी कॉम्पोजिशन। तो क्या होगी किसकी कॉम्पोजिशन, अगर आपको निकालने को आ जाए तो आप कैसे निकालोगे, इसको हम डिटरमाइन करने के लिए होती है आपकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। सपोज करो आपसे पूछ ली सल्फर की कितनी होती है, तो अपने सल्फर का पता है हमारे को 32 यू होता है, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर आप याद भी कर सकते हो सल्फर का 32 यू होता है। ठीक है, अगर सल्फर का 32 यू होता है तो 32 यू लिखा अपॉन हमारा टोटल कितना होता है, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था ना 98 यू, 98 यू आया, किससे कर दिया 100 में से निकालनी थी, परसेंटेज निकाली तो इससे इंटू 100 कर दिया। यू से यू कैंसिल हो गया, वैसे यूनिट से यूनिट नहीं काटते हैं पर मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, यू से यू कैंसिल हो गया। सॉल्व करो कितना हो जाएगा 3200 अपॉन 98, डिवाइड कर लेना, जो आंसर आए उतनी परसेंटेज आपका सल्फर होगी इस H2SO4 के एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद सपोज करो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या कहते हैं H2O में हाइड्रोजन कितनी है, तो H2O का कितना होता है 18 यू होता है, हाइड्रोजन कितनी है 2 यू है, तो 2 अपॉन 18 इंटू 100। अगर आपका बाइनरी कंपाउंड है जैसे हाइड्रोजन H2O, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, तो हाइड्रोजन इससे आपको ये सॉल्व करके आपकी हाइड्रोजन आ गई, और 100 में से इसे माइनस कर दोगे, इस आंसर को माइनस कर दोगे तो आपकी ऑक्सीजन भी आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर बाइनरी है तो x प्लस वाई जो है वो 100 है, तो अगर हमें को x पता लग गया तो y कैसे निकल सकता है, y निकल जाएगा 100 माइनस x, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपके लिए है आपके पास यूरिया। यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है NH2CO NH2। यूरिया का जो होता है वो 60 यू होता है, ये मेरे को याद है। क्या करना है, अगर आपको पूछ लिया यूरिया के अंदर आपको नाइट्रोजन पूछ ली, तो नाइट्रोजन कितनी है यूरिया के अंदर, देखो एक नाइट्रोजन दे रही, एक नाइट्रोजन दे रही, 14 14 28, 28 अपॉन टोटल इसका 60 होता है, मुझे ये याद है, आप निकाल सकते हो इसे इंटू 100, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन जो होगी वो 14 लेंगे आप, हाइड्रोजन कितना लेंगे 1 लोगे, कार्बन कितना लोगे 12 लोगे, ऑक्सीजन कितना लोगे 16 लोगे। ठीक है, टोटल कर लेना, टोटल वेट यूरिया का 60 आ जाएगा, और आप निकाल सकते हो इसे। नाइट्रोजन 2 है तो 28 हो जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 14 दूसरे नाइट्रोजन का 14। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं फिर चैप्टर की समाप्ति पर जाएंगे।
एक क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, आज आपके कोर्स में एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके कोर्स में है? एक मिनट रुक जाओ यार, देखने दो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके कोर्स में है या नहीं है, मैं उसे भी बताऊं फिर मैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसा सिलेबस में नहीं दे रखा है, अगर आपने टीचर कराती है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला ना सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का। जैसे सपोज करो कि C2H2 है, ये जो होती है ये इथाइन होती है, तो ये इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सब मुंह माया छोड़ के सिंपलेस्ट से फॉर्मूला, तो सिंपलर फॉर्मूला है CH। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आता है ना उसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपका आपका C6H12O6 ग्लूकोज है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? कॉमन ले लो, सब में से कॉमन ले लिया तो एक काम करो, इसमें से सबसे बड़ा इनके क्या करो, इसे इसके HCF से डिवाइड कर देते हैं। बस कैसे निकालते हैं इसे एम्पिरिकल फॉर्मूला को, इसके HCF से डिवाइड कर दो। 6 12 6, इनका HCF कितना होता है? 6, तो 6 से सबको डिवाइड कर दो, डिवाइड करो सबको 6 से, तो इसका निकल आएगा कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C, 6 से 6 कट जाएगा, H2O, ये आएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया इसका, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की ड्रॉबैक क्या है उसको सुन लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला की ये ड्रॉबैक होती है कि इस फॉर्मूले के CH2O के बहुत सारे आपके कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको एक्चुअल कंपाउंड के बारे में नहीं बताता। CH2O तो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला को मान लो बेसिक, एक जनरल फॉर्मूला। CH2O से तो हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। CH2O से आपका अल्कोहल भी बन सकता है, CH2O आपका एसिड भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कि CH2O आपका क्या है। तो इससे हमारे को एक्चुअल फॉर्मूला के बारे में नहीं पता चलता, इसलिए ये होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला की ड्रॉबैक। ठीक है, इतनी बात जान लो, वैसे आपका सिलेबस में नहीं है ये। ओके, अब सपोज करो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ बढ़िया सा। ठीक है, एक दो पार्ट करा दूंगा, बाकी आपके होमवर्क में है, और इस चैप्टर को हम इसी तरह से वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास हो जाएगी, 15 मिनट एक्सटेंड कर देगी क्लास। देखो, एक फॉर्मूला है, ये है आपका मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है? NH4 होल्टॉइल SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O, ये आपका मोहर सॉल्ट है, डर मत जाना इससे। नाइट्रोजन को ले लेना 14, हाइड्रोजन को ले लेना 1, सल्फर को ले लेना 32, आयरन को ले लेना 56, और ऑक्सीजन को ले लेना 16। बस इतना ही तो है, ये रहा। ठीक है, टोटल इसका कैलकुलेट कर लेना मॉलिक्यूलर वेट। मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो ये हो जाएगा 392U। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 392U, कैलकुलेट कर लिया तुम्हारे लिए। अब बताना शुरू करो। सबसे पहले तो कितने टाइप के आइटम्स है इसके अंदर, तो हमारे पास ये 5 टाइप के आइटम्स हैं, सबसे पहले पता चल रहा है। उसके बाद क्या क्या नंबर है हर आइटम्स का, तो नाइट्रोजन इसमें कितने हैं? नाइट्रोजन आपके 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है, और 8 और 12, 8 12 और 8 20, 20 हाइड्रोजन है। सल्फर कितने हैं? 1 सल्फर ये रहा, 2 सल्फर ये, 2 सल्फर है, तो 2 सल्फर ये रहे, ये 20 है, और ये 2 है। ठीक है, उसके बाद आयरन कितने हैं? आयरन 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4, ये रहे, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये आ गए आपके कितने टाइप के, कितने नंबर है। परसेंटेज निकालनी है हर एलिमेंट की, तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन 14 है, और 14 नाइट्रोजन का होता है, और नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 14 दूनी 28, 28 अपॉन 392 इंटू 100, इससे आ गए नाइट्रोजन। उसके आगे क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है, तो 20 अपॉन 392 इंटू 100। सल्फर निकालनी है, 32 एक का होता है, कितनी है? 2 है, 32 इंटू 2 64, 64 अपॉन 392 इंटू 100। आयरन कितने हैं? 56 होता है, एक आयरन है, तो 56 इंटू 1 56 अपॉन 392 इंटू 100। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 14, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 14 इंटू 16 अपॉन टोटल कितना है? 392 इंटू 100, ये आ जाएगा इससे ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हर एक की परसेंटेज आ जाएगी इससे। नेक्स्ट पार्ट आता है जो आपको सॉल्व करना है, आपको मुझे बताना है कि परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है इसके अंदर, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है। तो वाटर के परसेंटेज में आप ये पूरे को कंसीडर करोगे। ठीक है, आपको कैलकुलेट करके बताना है आंसर मेरे को कि परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है इसका। ठीक है, ये आपका है होमवर्क। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं रहता।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। चैनल पर नए हो तो चैनल पर ये बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि आपको 30 मिनट के पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्यू प्रैक्टिस। ठीक है, क्यू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के आना चैप्टर को, ताकि आप लोग पार्ट बन सको। बिल्कुल एक मूक स्पेक्टेक्टर बन के आप देखो नहीं लेक्चर को। वीडियो पसंद आई हो तो अभी के अभी इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक।